Okay, good morning everyone. I hope you can see the screen and can hear me as well. Good morning. Okay. तो देखो, how was your test, by the way? Everybody, how was your test? ठीक है, देखो, there were questions more from gaseous state. ठीक है, तो उसके ऊपर से ही ज्यादा क्वेश्चन. तो आज ठीक है, डिफिकल्ट था टेस्ट. ओके, एडवांस तो थोड़ा हार्ड रहेगा ना. तुम्हें हर बार क्या इजी पेपर चाहिए? मतलब धीरे धीरे अब तुम भी बड़े हो रहे हो यार, बच्चे थोड़ी रहे हो. तो इजी पेपर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो करना पड़ेगा ना. जो एडवांस का पेपर होता है वो इजी थोड़ी होता है. यदि तुम्हें पेपर हर बार इजी देंगे तो तुम खुद सोचो ना, तुम डिफिकल्ट पेपर के तुम्हारी आदत ही नहीं रहेगी. फिर तो एक्चुअल एग्जाम में मान लो डिफिकल्ट पेपर आया तो डिफिकल्ट पेपर देना पड़ता है, जरूरी है वो भी. ठीक है, ओके फाइन. तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के ना थोड़ा सा कुछ डाउट्स एक्चुअली भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आंसर कर दूंगा. मतलब थोड़ा सा कुछ बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, तो तुम यदि सुबह भेजोगे तो मैं शाम तक जरूर आंसर कर दूंगा. इससे ज्यादा डिले नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेजते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तुमने सुबह भेजा होगा डाउट, तो शाम को आ जाएगा तुम्हारा आंसर. उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेजते हैं ना, इसलिए. बट वो तुम्हारा आंसर आएगा, उसका नहीं है. ठीक है, तो अ, चलो स्टार्ट कर लें. थर्मोडायनेमिक्स हमारा टॉपिक जो नया है. देखो, थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है. लेंदी मतलब समझ रहे हो? हाँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री है. थर्मोडायनेमिक्स. अब तक जो हमने सबसे लंबा टॉपिक किया है वो कौन सा है, बताओ? अब तक जो हमने केमिस्ट्री के अंदर सबसे लंबा टॉपिक किया है वो कौन सा किया है? जो काफी लंबा चला, खत्म ही नहीं हो रहा था. केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट. तो उसी तरह का ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स. ये भी काफी लंबा टॉपिक है, ये भी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा. ठीक है, लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, और हमें इसे अच्छे से करना है. ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देना कि जैसे जो फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूले, हाँ फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री का है भाई, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है. जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. तो कोशिश ये करना है कि हम लोग फॉर्मूले करते जाएं और रिलेशंस को रिवाइज करते जाएं. ठीक है, तो ये एक चैलेंज आ सकता है इस चैप्टर में कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाएं. तो वो तो देखो हर जगह होता है, जब लंबा चैप्टर है तो फॉर्मूला आते जाता है, तो इसको अपन ध्यान से करते आते हैं. ठीक है, तो पहले तो थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स? देखो, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट. और डायनेमिक मतलब मूवमेंट. तो इट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. It is basically the branch of physical chemistry which deals with the interconversion of heat and work. ज्यादातर केसेस में जो वर्क होता है वो मैकेनिकल वर्क होता है. मैकेनिकल वर्क मतलब समझ रहे हो एवरीबॉडी? मैकेनिकल वर्क मतलब समझ रहे हो? जैसे गाड़ी का इंजन है, उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ, उससे क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट ऊपर नीचे जाता है, जिससे व्हीकल आगे मूव करता है. तो मैकेनिकल वर्क मतलब वही हुआ. इज दैट क्लियर? गाड़ी के इंजन में गैस को गर्म करते हैं तो ये पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है एंड द व्हीकल मूव्स फॉरवर्ड. सो द वर्क विच वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज द मैकेनिकल वर्क. ठीक है, फॉर अ गैस इसको हम बोलते हैं पीवी वर्क. पीवी वर्क समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? गैस के ऊपर प्रेशर चेंज लगाओगे ना तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है उसका. तो वॉल्यूम चेंज के कारण बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर. तो उसको हम बोलते हैं पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ये बेसिक समझ में आया. थर्मोडायनेमिक्स में हम करते क्या है? इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं हीट का वर्क के साथ. यानी हीट दोगे सिस्टम को तो कुछ काम करेगा. तो ये हीट और एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी और जो वर्क का इंटर कन्वर्जन है,
दैट इज समथिंग वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस कि करना क्या है इस चैप्टर में? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन पढ़ना है। हर जगह पे होता है, जैसे कि इंजन में देख लो, गाड़ी का इंजन जो होता है, स्टीम इंजन जो होता है, वहां पे क्या होता है, हीट से काम कराते हैं, राइट? तो बेसिकली हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। राइट इट ऑफ। डन एवरीवन? ओके फाइन। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स से कुछ, अच्छा यू शुड राइट इट डाउन। डन नाउ? एवरीबॉडी डन नाउ? ठीक है, तो ये तो अपना डेफिनेशन हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स में करना क्या है, बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है फाइन। अभी देखो क्या है, स्कोप एंड यूजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो तुम्हें लगता है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसका ओवरऑल केमिस्ट्री में कुछ यूज होता है? ये समझ में आ रहा है? जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसका ओवरऑल केमिस्ट्री में कोई यूज होता है? जैसे केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें क्या बताता है? केमिकल बॉन्डिंग बताता है बॉन्ड बनते कैसे हैं, बॉन्ड टूटते कैसे हैं, रीअरेंज कैसे करते हैं। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया ना। इज दैट क्लियर? दूसरा फिर तुमने, मतलब फिर एक चैप्टर हमने पढ़ा था मोल, तो मोल तो एक बेसिक कन्वर्जन होता है, तो वो बताता है कि कैसे कन्वर्जन करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में पढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या सीखा कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उन सबका अपना यूज है। फिर गैसेस स्टेट पढ़ा, तो अब गैस का बिहेवियर जो है वो हम समझ रहे हैं, जहां भी हमें गैस मिलेगा हम उसका यूज कर लेंगे, राइट? तो हमें आइडियल गैस की और रियल गैस की जानकारी हो गई। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से हमने काम कर दिया, वहां उसका भी यूज है। तो तुम्हें क्या लगता है थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज होगा? क्या थर्मोडायनेमिक्स कुछ क्वेश्चंस आंसर करने में हमारी मदद करेगा केमिस्ट्री के अंदर? कैन एनीबडी गिव मी आंसर कि क्या होंगे वो चीजें? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या मदद करने वाला है, हाउ विल इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। किस तरह के क्वेश्चन से आंसर कर सकता है? कुछ आइडिया लग रहा है? कोई नहीं बताएगा? ओके, सी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स करता क्या है, बॉन्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Thermodynamics, although you will study in physics, but we are talking about the uses that thermodynamics will have in chemistry. देखो सबसे पहले चीज देखो, तुम पढ़ते हो ना कि ये रिएक्शन होगा, ठीक है? तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? तुमने पढ़ा होगा ना कि ये वाली रिएक्शन 1000 केल्विन पे होती है, ऐसा कहीं पढ़ा होगा कि ये वाली रिएक्शन 1000 केल्विन पे होगी, इस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन इस टेम्परेचर पे ही होता है? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि किस कौन सी रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगी, हमें कैसे पता चलेगा? एवरीबॉडी, सबसे पहली चीज ये है कि इट प्रेडिक्ट्स the spontaneity of a reaction. It predicts the spontaneity of a reaction. अब सबसे पहले समझते हैं कि spontaneity क्या होता है। एवरीबॉडी, spontaneity मतलब समझ रहे हो? Something which takes place on its own is called spontaneous. जो अपने आप हो जाता है उसको spontaneous बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे बॉल को हवा से छोड़ दोगे तो it will fall on the ground, तो ये अपने आप गिर गया। बट if you have to make the ball move to its original position, तो तुमको बॉल को उठाना पड़ेगा। So you are an external agent
who is keeping the ball or let's say moving the ball to its original position. तो बॉल का ऊपर से नीचे गिरने का जो प्रोसेस है दैट इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, और जो नीचे से ऊपर जाने का प्रोसेस है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंट बिकॉज यू हैव टू पुल द बॉल टू द हाइट। तो अब ये बात समझ में आ रहा है कि अब केमिस्ट्री में क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम ये बता पाएंगे कि एक गिवन रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हम बोलते हैं ना ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये रिएक्शन होता है, तो वो कैसे होता है और उसमें क्या रीजंस हम कैसे पुट अप करेंगे, तो वो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगा। So it will help us in deciding the spontaneity of a reaction. Is that clear? Everybody, is that clear? ठीक है, okay. दूसरी चीज, it also predicts the temperature at which a given reaction will take place. Will take place, attain equilibrium, ठीक है, ये सारी चीजें बताएगा। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ यही नहीं बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो कितने टेम्परेचर पे होगा, कब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रिया आएगी, किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रिया बनेगा, ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? कौन सा रिएक्शन किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रिया में जाएगा, किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, किस टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये सारी चीजें बताता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रीजंस, जो बड़े बड़े रीजंस होते हैं ना इन केमिस्ट्री, most of the reasons in chemistry come from thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक एक कोर प्रिंसिपल है जो ज्यादातर रीजंस देता है कि रिएक्शन क्यों होता है। इज दैट क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स ज्यादातर चीजें एक्सप्लेन करता है कि क्यों होता है। तो जो आंसर है ना केमिस्ट्री में वाई, वो आंसर थर्मोडायनेमिक्स से आता है हर बार। राइट इट डाउन। रीजंस है RESON, रीजन मतलब कारण। स्पेलिंग नहीं दिख रहा है तो बता देता हूं, कारण। रिटर्न एवरीवन? ओके, हाँ ये अभी स्टार्ट ही किया है कल्पेश। ये सेकंड वाली हमने डेफिनेशन लिखा पहले थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, और उसके बाद इसका यूजेस देख रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या यूज है इसका। ओके एवरीबॉडी, कैन वी मूव अहेड नाउ? फाइन। तो क्या केमिस्ट्री में सारे रीजंस हमको थर्मोडायनेमिक्स दे देगा? एवरीबॉडी, केमिस्ट्री में सारे रीजंस हमको थर्मोडायनेमिक्स ही देगा क्या, कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं? ठीक है, जैसे इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम सपोज जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जेई की तैयारी कर रहे हो और तुम जानना चाहते हो या तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आईआईटी में अंदर तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो तुम ये जानने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक बाबा के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास, ठीक है, और ज्योतिषी से जाके पूछते हो कि बाबा ये बताइए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम टेंशन मत लो बच्चे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चा खुश हो जाता है और वापस आ जाता है इस खुशी में कि उसका सिलेक्शन तो होने वाला है। बट क्या ये इतना बताना इंपॉर्टेंट है? एवरीबॉडी,
जैसे एक रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बाबा बता देंगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसी तरह वो बच्चा गया बाबा के पास पूछने के लिए कि आपका मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाबा ने बोला सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये आंसर इंपॉर्टेंट है क्या? ये क्या सारे आंसर उसको मिल गए? अरे कुछ तो बोलो। एक्चुअली बच्चे ने तो ये पूछा ही नहीं कि कब होगा सिलेक्शन, पहले अटेम्प्ट में होगा, दूसरे अटेम्प्ट में होगा, या फिर अगले जन्म में होगा। कब होगा ये तो बताया ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो अब थर्मोडायनामिक्स बाबा हमें क्या बताते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब रिएक्शन यदि होगा और उसको होने में 100 साल लग जाए, तो तुम पढ़ोगे क्या उसको लैब में जाकर के, टेस्ट ट्यूब में डाल के 100 साल तक बैठोगे? और मान लो कुछ रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जिनको होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। सो विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी दोज रिएक्शंस? हमारा तो उतना कार्यकाल है ही नहीं धरती पे। आजकल तो लोग बहुत जल्दी टपक रहे हैं, राइट? तो तुम्हें नहीं लगता है कि टाइम जो है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट? ओके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये है लिमिटेशन इसका कि इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग it does not tell us anything about the time required for completing a reaction. समय की बात यहाँ पे नहीं होती है। इज दैट क्लियर? कितना टाइम लगेगा इसकी बात यहाँ पे नहीं होती। तो थर्मोडायनामिक्स बाबा हमें ये बताते हैं कि एक रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने टेम्परेचर पे होगा, कब होगा इसकी बात नहीं करते। ठीक है? तो ऐसे बाबा का ज्यादा यूज है क्या? यूज तो है ऑब्वियसली, बट समझ में आ रहा है? पूरी बातें नहीं बता पा रहे हैं। चलो ठीक है, इसको भी लिख लो फिर। रिटर्न एवरीवन। ओके। अब देखो क्या है, अभी हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके। डन। ओके। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एक कुछ नहीं, वो हमको सब पढ़ना है। टर्मिनोलॉजीज पढ़ने में ही हमें एक दो लेक्चर लग जाएगा। ठीक है? तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। जैसे क्या होता है ना कि जब एक मूवी देखते हो तुम, ठीक है, जब एक मूवी देखते हो तो कई बार कैरेक्टर्स जब ज्यादा होते हैं तो समझाता है कोई बैकग्राउंड में कि देखो ये बंदा ये है, ये इसका मामा है, ये इसका फूफा है, ये इसका चाचा है। कई बार होता है कि जब फैमिली बहुत बड़ी होती है तो इंट्रोडक्शन करने में ही 10-15 मिनट लग जाता है ना? तो यहाँ भी वैसे ही है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है? तो उसमें भी हमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो लेट अस सी हाउ इज थर्मोडायनेमिक्स फैमिली। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज चलते रहेंगे अभी। ठीक है? तो सबसे पहले सिस्टम। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टम। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सारी दुनिया यूनिवर्स पूरा पढ़ा है, तो हम पूरे यूनिवर्स में ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या एवरीडे? थर्मोडायनेमिक्स किसी एक जगह पे पढ़ेंगे या पूरा यूनिवर्स में हर जगह पढ़ेंगे? कुछ तो बोलो। कोई एक जगह पढ़ेंगे, राइट? तो अब देखो क्या है, सिस्टम को ऐसे बोलते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इज दैट क्लियर?
ठीक है, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग क्या है बताओ? इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा बहुत पढ़ाकू है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, ही इज वर्किंग, ही इज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज टेक्स्ट बुक, तो उसका सिस्टम क्या हुआ? एवरीबॉडी, व्हाट इज द सिस्टम फॉर द स्टूडेंट? हिज टेक्स्ट बुक इज द सिस्टम। उसको बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है ना, he is so engrossed in this book that he is not bothered about anything going in the universe, तो वो हो गया उसका सिस्टम। तो इसको हम वेन डायग्राम से लिखें तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ऐसे दिखा देते हैं, यदि ये यूनिवर्स है, ठीक है, तो ये सिस्टम है एंड दिस इज सराउंडिंग। ठीक है, डन एवरीवन? ओके, ठीक है। तो अब पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम खत्म हो रहा है और सराउंडिंग चालू हो रहा है? एवरीबॉडी, सिस्टम खत्म हो गया और सराउंडिंग चालू हो गया, हमको पता कैसे चलेगा? There has to be some boundary, right? How would we come to know that a system has come, let the system khatam or surrounding chalu? How would we come to know about that? There has to be a boundary, right? ये बात समझ में आ रही है? मतलब कैसे पता चलेगा कि अपना सिस्टम खत्म हो रहा है और उसके बाहर अपनी सराउंडिंग है? कुछ तो बाउंड्री होनी चाहिए ना? Is that clear? Yes. So boundary क्या है? बाउंड्री क्या है? It is an interface. It is an interface, ठीक है, जो कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, which separates a system and surrounding. Is that clear? Okay, then write it down. Done everyone? अब देखो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री इमेजिनरी कैसे होगी? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज अ कप ऑफ हॉट टी, ये गरम कॉफी जो भी तुमको अच्छा लगता है, दिस इज हॉट कॉफी फॉर यू, ठीक है। तो अब ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो ये वॉल्स हो गए ना इसकी बाउंड्री, ये वॉल हो गया इसकी बाउंड्री, यहाँ वाली, तो ये दोनों तो रियल बाउंड्री है ना। बट यहां पर से तुम्हें नहीं लगता है एवापोरेट हो रहा है कॉफी तुम्हारा इसमें से पानी, तो यहाँ कोई रियल बाउंड्री है क्या? इनफैक्ट जब पानी निकल जाएगा तो बाउंड्री नीचे में शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है?
तो एक्चुअली में वहां कोई बाउंड्री नहीं है। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि एक बच्चा है जो कि अपनी किताब पे अध्ययन कर रहा है, स्टडिंग वेरी हार्ड, वेरी सीरियस। तो अब इसका किताब है, उसकी दुनिया है, उसके बाहर कोई बाउंड्री थोड़ी है, सो इट इज इमेजिनरी बाउंड्री। वो उस किताब के बाहर सोच ही नहीं पा रहा है, उसको उसकी दुनिया वहीं तक है, राइट? तो वहां भी तो इमेजिनरी बाउंड्री है। डन एवरीवन? एवरीबॉडी डन? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है? परिवार में किसके बारे में जाना है? सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, बाउंड्री। यही चार चीज ना, ये तो इजी है, समझ में आया होगा तुम लोग। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं, धीरे धीरे एक से इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो अभी देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री। क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री। देखो हम बाउंड्री को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो हीट ट्रांसफर मतलब बाउंड्री कई बार हीट ट्रांसफर कर देता है। जैसे तुम यदि लेट से स्टील के ग्लास में कॉफी पियोगे, तो ग्लास ठंडा होगा क्या? एवरीडी, ग्लास ठंडा नहीं होगा। अरे हीट बाहर जाएगा ना भैया, तुम्हारा कॉफी ठंडा होगा, ग्लास भी ठंडा होगा साथ में। तो अब एक होता है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक डायाथर्मिक वॉल का मतलब ये है, जिस वॉल के अंदर हीट जाए और जिस वॉल के बाहर हीट जाए। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ज्यादातर तुम्हें नहीं लगता मटेरियल, तुम पतीले रखो, चाय बनाओ, सपोज लेट अस मेक टी। चाय बनाने के लिए पतीला रखो गैस के ऊपर, तो पतीला गर्म होगा क्या? अरे तुम्हारा पतीला गर्म होगा, यानी पतीला के अंदर हीट जाता है। अब पतीला गर्म हो गया, उसको नीचे रख दो, गैस से अलग, तो अब पतीला ठंडा होगा। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब हीट अंदर जा भी रहा है और हीट अंदर बाहर से बाहर भी आ रहा है, तो ये दोनों तरफ हीट कंडक्ट कर रहा है ना। इज दैट क्लियर? तो वही है डायथर्मिक वॉल, इट इज अ वॉल, ज्यादातर वॉल इसी तरह के होते हैं। इट इज अ वॉल विच कंडक्ट्स हीट इन बोथ डायरेक्शंस। मतलब हीट अंदर जा भी सकता है और हीट अंदर से बाहर आ सकता है। मतलब अब खुद सोचो, ज्यादातर चीजें ही ट्रांस डायथर्मिक ही होती हैं। तुम्हें ठंड लग रही है अभी, मतलब ठंड के मौसम में, इन विंटर डू यू फील कोल्ड एंड डू यू फील हॉट व्हेन इट्स समर? इट मीन्स कि आपकी स्किन जो है, इज इट डायथर्मिक? तुम्हारी जो स्किन है, डोंट यू थिंक इट इज डायथर्मिक? या इट इज डायथर्मिक। तो दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, कि ज्यादातर चीजें डायथर्मिक ही होती हैं। ज्यादातर जो वॉल्स हैं, दे आर ऑल डायथर्मिक। कोई भी चीज को गर्म करो वो गर्म होता है, और ठंडा करो तो ठंडा भी होता है, इसका मतलब दोनों तरफ हीट अलाउ करता है ट्रांसफर। सो मोस्ट ऑफ द वॉल्स दैट वी कम अक्रॉस आर डायथर्मिक। रिटर्न? रिटर्न? अच्छा एक होता है एडियाबैटिक वॉल, नाम सुना है? Adiabatic wall. See, what is an adiabatic wall? It is a wall which does not allow heat transfer.
It is a wall which does not allow heat transfer. कोई ऐसा वॉल जो कि हीट ट्रांसफर अलाउ ना करे. Do you have any example in mind which you can give for this case? कोई ऐसा दिमाग में आ रहा है एग्जांपल? देखो थर्मस फ्लास्क इज द बेस्ट एग्जांपल, बट उसमें भी क्या है ना कि हीट मतलब इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ व्हाइल, बट उसमें भी ठंडा होता है. हाँ वैक्यूम होता है एक्चुअली, बीच में हवा होता है. हवा होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे. थर्मस फ्लास्क में क्या होगा, जैसे हीट दोगे ना तो बीच में हवा है, तो एयर इज एन इंसुलेटर. एक्चुअली में वैक्यूम जनरेट करना मुश्किल है ना रजत. वैक्यूम जनरेट करना पॉसिबल है, बहुत महंगा पड़ेगा. अच्छा, डू यू नो व्हाट इज स्वेटर? Everybody, have you heard this term sweater, sweatshirt? Something which makes you sweat is called sweater, right? Something which makes you sweat is called sweater, and sweatshirt is also same. तो उसमें बीच में क्या है तुम्हें लगता है? Why are they so fluffy? बीच में हवा काफी होता है, समझ में आ रहा है उनका पर्पस क्या है? एयर क्या है? एयर इज एन इंसुलेटर. तो अब बीच में जैसे कि यहाँ पे हीट आएगा तो हवा है, एयर विल नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर, फिर यहाँ आएगा तो मल्टीपल स्टेजेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो एक्चुअली में हीट ट्रांसफर बड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे. मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा कंटेनर जिसमें सिर्फ एक वॉल है, तो इसको तो आसानी से हीट ट्रांसफर कर सकता है, बट यहाँ पर मल्टीपल वॉल्स होते हैं. थर्मस फ्लास्क को बजाओगे ना तो आवाज आता है अजीब सा, झन्नाटेदार आवाज. सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लेयर्स. और जितना महंगा होगा ना उसमें उतने ज्यादा वॉल्स होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लेयर्स हो. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटल. डन एवरीवन, ये दोनों तो लिख लिया ना. तो अब ये तो हो गए दो तरह के वॉल्स. ठीक है, हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है वॉल्स के थ्रू. अच्छा देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री है, तो बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज हीट ट्रांसफर यहीं से हो रहा है. Now, on the basis of mobility, on the basis of mobility, देखो एक होता है रिजिड या फिर फिक्स्ड वॉल. तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम हो सकता है ना जिसकी दीवारें चारों तरफ से बंद हो और इसमें कोई वॉल्यूम चेंज करने का स्कोप ना हो. इज दैट क्लियर? ठीक है एवरीबॉडी. रिजिड या फिक्स्ड वॉल, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट. यहाँ जो सिस्टम का वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है. रिजिड और फिक्स वॉल ऐसे डिफाइन कर लेते हैं. फिर दूसरा होता है मोबाइल और मूवेबल वॉल. ये समझ में आ रहा है, मोबाइल और मूवेबल ऑयल, सॉरी वॉल. मतलब देखो कई बार ऐसा होता है क्या कि मान लो ये एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और सिस्टम के अंदर अपने पास गैस है. तो अब होता क्या है, गैस एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा गैस का, और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो नीचे आएगा. तो इसको बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म. पिस्टन सिलेंडर नाम सुना ही होगा. ये सिलेंडर में गैस है और गैस एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो ये तो मूवेबल है ना. दिस इज लेट्स से मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. देखो हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस इसलिए बोलते हैं ताकि पढ़ना आसान हो जाए. ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम इसको मासलेस और फ्रिक्शनलेस ही बताएंगे. ठीक है, ये बाउंड्री मूव करता है. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल विच इज मूवेबल. दिस इज द वॉल आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस कैन स्लाइड अप एंड मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है.
डन एवरीवन? ओके, राइट डाउन। ये इमेजिनरी भी हो सकता है ना? हाँ, इमेजिनरी हो सकता है, बट नॉर्मली जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी मतलब पिस्टन की ही लेकर करते हैं। जैसे वाटर के एवापोरेशन में केस में ये तो होता ही है इमेजिनरी ना। ठीक है आदित्य? एवरीवन डन? ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या सीखा है? वी हैव रेड अबाउट सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, राइट? हमने अब तक तीन ही चीजें सीखी हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ठीक है, अभी इसी को आगे लेके चलते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, तुम्हें लगता है हम सिस्टम को भी क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में? क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम क्या है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन में इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन का मतलब समझ रहे हो ना, खुला हुआ है। तो बेसिकली इट इज अ सिस्टम which can exchange mass as well as heat। ये समझ में आ रहा है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि मास और हीट दोनों एक्सचेंज कर सकता है। किसके साथ एक्सचेंज करेगा बताओ? एवरीबॉडी किसके साथ एक्सचेंज करेगा? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, एग्जांपल बता सकते हो? अ कप ऑफ हॉट कॉफी, अ कप ऑफ हॉट क्या? कॉफी, केप्ट इन ओपन। एक गरम गर्मा गर्म चाय तुम्हारे पास सामने रखी हुई है, ठीक है? तो अब देखो पानी ऊपर जा रहा है तो मास एक्सचेंज भी हो रहा है ना, मास एक्सचेंज भी हो रहा है, और ठंडा हो रहा है तो हीट एक्सचेंज भी हो रहा है। तो जहाँ हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। ये सब कुछ एक्सचेंज कर रहा है, खुली किताब है एकदम। इज दैट क्लियर? राइट इट डाउन। फिर से समझाऊं? आयुष, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी बताओ या तुम्हारी बॉडी बताओ, ओपन सिस्टम में क्या है? तुम हीट एक्सचेंज करते हो सराउंडिंग के साथ? एवरीडी, डू यू एक्सचेंज हीट? नहीं करते हो एक्सचेंज हीट? अरे भैया, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। यू आर एक्सचेंजिंग हीट एक्चुअली विद द सराउंडिंग। ठंड कैसे लग रही है फिर तुम्हें? ठंड लग रही है इसका मतलब समझ रहे हो, हीट तुम्हारी बॉडी से बाहर जा रही है। सो दैट इज व्हाई यू फील कोल्ड। फाइन, तो भाई तुम हीट लॉस कर रहे हो। देखो हमारी जो बॉडी है या फिर तुम्हारी जो बॉडी है, ये ऑलवेज हीट रेडिएट करते रहती है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, वो पिस्टन वाला बताओ। पिस्टन वाले में क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, तो पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो ये ये मूवेबल है। बाउंड्री फिक्स नहीं है इसकी, बाउंड्री स्लाइड कर सकती है, इतना ही तो है। क्लियर है?
ओके, तो ओपन सिस्टम समझ में आया? ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करे, हीट भी एक्सचेंज करे, मास भी एक्सचेंज करे। हमारी बॉडी देखो क्या है, मास तो एक्सचेंज करती ही है। मास एक्सचेंज करती है क्या? एवरी डू यू थिंक यू एक्सचेंज मास विद द सराउंडिंग? खाना खाते हो, राइट? वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? वी ईट एंड एक्सक्रीट, वी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक्सचेंज करते हैं हम लोग तो, राइट? राइट, सो ऑब्वियसली वी एक्सचेंज मास। Written, can you move ahead now? Okay. Now let us talk about closed system. What is closed system, everybody? इस बार जो चाय की प्याली थी या कॉफी का कप था, जो भी था, उसको ढक्कन लगा दो ऊपर से, तो अब क्या होगा बताओ? तुमने जो जो हॉट टी या फिर हॉट कॉफी था, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, तो अब बताओ ये कैसा सिस्टम बन गया? क्लोज्ड। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, इट इज अ सिस्टम which can exchange heat but cannot exchange mass. अरे कॉफी तो ठंडा होता है ना सलोनी, ढक्कन लगा दोगे तो ठंडा नहीं होगा क्या? दूध गर्म करो और उसको एक पतीले में ढक्कन लगा के रख दो, ठंडा नहीं होगा? तो हीट तो एक्सचेंज करेगा ना। ठीक है, तो अभी एग्जांपल क्या है? अ कप ऑफ हॉट कॉफी विथ अ लिड ऑन इट्स टॉप। ठीक है, ये अपना कप है, इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, ठंडा हो जाएगा तुम्हारा, तो हीट तो एक्सचेंज कर रहा है ना ये। डन एवरीबॉडी? हो गया? रिटर्न? स्लोली एक्सचेंज करेगा या फास्ट एक्सचेंज करेगा तो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कितना ज्यादा गर्म है। यदि इफ इट इज वेरी हॉट देन इट विल कूल डाउन फास्ट, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम। आर यू टॉकिंग अबाउट रेट अगेन? सी श्रेयस, यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ टाइम। सी टाइम इज समथिंग वी डू नॉट टॉक। थर्मोडायनेमिक्स में हम समय की बात तो करते नहीं, हमने बताया था ना, थर्मोडायनेमिक्स बाबा टाइम की तो बात ही नहीं करते। टाइम वाली बात है, एक चैप्टर होगा क्लास 12 में, उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसमें देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स बाबा समय की बात नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट। ओके ठीक है, ठीक है, आई यू कैन राइट डाउन। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूं? कर दिया।
डन। अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो क्लोज सिस्टम क्या है देखते हैं। इट इज अ सिस्टम which neither exchanges heat nor matter। मतलब समझ में आ रहा है, ये ऐसा सिस्टम है जो कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा। मतलब अब जो अपना चाय है, जो गर्मा गर्म चाय था या कॉफी जो भी बोलो, उसको थर्मस में रख दो, ठीक है। बहुत सारे कुछ बच्चे करते हैं ऐसे, थर्मस फ्लास्क में लेके आते हैं कुछ पीने के लिए स्कूल वगैरह में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट, बट दिस इज समथिंग व्हिच पीपल डू, राइट। तो सी बेसिकली क्या है, एग्जांपल है कि हॉट हॉट कॉफी सॉरी, इन थर्मस फ्लास्क, ठीक है, राइट इट डाउन। डन एवरीवन। ओके, तो देखो दिस वाज अबाउट, अभी कोई रिवीजन की जरूरत तो नहीं है ना, एक इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे बढ़ सकते हैं। देखो वी हैव रेड अबाउट सिस्टम सराउंडिंग एंड इट्स अंडर टर्म बाउंड्री। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which we are looking at, which is under observation। सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग एल्स अदर देन द सिस्टम। बाउंड्री क्या है, वो चीज जो बताए कि यहाँ पे सिस्टम अपनी खत्म हो रही है और यहाँ से सराउंडिंग अपनी चालू हो रही है, राइट। सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में मास और हीट दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज्ड में मास एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ हीट होता है, और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता। आइसोलेटेड का मतलब क्या समझते हो एवरीबॉडी, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, राइट। somebody who is not bothered about the world, that is called isolated। so basically you can understand that isolated system will not be exchanging anything, right। ठीक है। अभी देखो सिस्टम हम की बात तो कर लिए, ये चैप्टर में हम किस तरह का सिस्टम पढ़ने वाले हैं पता है। इन दिस चैप्टर, let's say talk about this chapter, we will study a closed system of gas held against a constant external pressure। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस रखेंगे क्लोज सिस्टम और एक्सटर्नल प्रेशर रखेंगे कांस्टेंट। गैस क्या करेगा, गैस एक्सपैंड करोगे तो ये से पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस को कंप्रेस करोगे तो पिस्टन नीचे आएगा। तो उससे हम वर्क डन की मैपिंग करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसमें किसी को डाउट है? ओके देन राइट इट डाउन। लास्ट साइल। डन। ओके, ये भी लिख लीजिए। इस चैप्टर में विल मोस्टली स्टडी अबाउट
सिस्टम ऑफ मतलब क्लोज सिस्टम ऑफ गैस। देखो हम सिस्टम ओपन रख नहीं सकते गैस के लिए, पता समझ में आ रहा है क्यों एवरीबॉडी? हम गैस के लिए सिस्टम ओपन नहीं रख सकते, ये समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है गैस के लिए ओपन सिस्टम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यार गैस के लिए ओपन रखेंगे तो सब तो भाग जाएगा ना, काम ही नहीं होगा अपना कुछ भी। तो गैस के लिए सिस्टम क्लोज ही रखते हैं। अब तुम पूछोगे सर गैस की क्यों बात कर रहे हैं, इसमें सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको तुम हीट करोगे तो वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बताओ? हीट देने पे काम होना चाहिए, यही अपना ऑब्जेक्टिव है ना। गर्म करे तो कुछ काम करे, हीट दे मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हीट देने पे काम होना चाहिए, हीट और वर्क का इंटरकन्वर्जन। तो ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा स्टेट मैटर है जिसको तुम गर्म या ठंडा करोगे तो वो वर्क डन करेगा, यानी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली गैस ना। तो अपन हीट देंगे और सामने चाहेंगे कि वो काम करे तो उतना स्टेट ऑफ मैटर गैस ही लेना पड़ेगा। तो गैसियस स्टेट भी पुराना चैप्टर रिलेवेंट है, समझ में आ रहा है? गैसियस स्टेट उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब हमको गैस के बारे में पता तो है, राइट? और ज्यादातर हम केसेस में करते क्या है कि सिस्टम के अंदर आइडियल गैस ही लेते हैं, रियल की बात हम नहीं करते। सिस्टम में हम क्या करेंगे, आइडियल गैस ही लेंगे। अच्छा अब ये बताओ एक्सटर्नल प्रेशर क्यों रखा है? एक्सटर्नल प्रेशर क्यों रखा है बताओ? एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत है एवरीबॉडी? एक्सटर्नल प्रेशर क्यों रखा है बताओ? देखो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रखेंगे तो वर्क डन मेजर कैसे करेंगे? हम जो अपना काम करेंगे उसको चाहेंगे ना कि वर्क किसी ना किसी फॉर्म में निकले, तो एक्सटर्नल प्रेशर वो ट्रैक करेगा ना जिसके अगेंस्ट गैस काम करेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब देखो हमने सिस्टम सराउंडिंग के बारे में सिर्फ अभी यहाँ पे पढ़ा है। अब हम समझते हैं क्या, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स। देखो मान लो ये सिस्टम है गैस का, ठीक है, वो इनिशियली एक स्टेट पे है जहां पे इसका कुछ आएगा P1 V1 N1 T1, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, राइट? तो ये इनिशियल स्टेट अपन पकड़ लेते हैं, इसको इनिशियल स्टेट बोलते हैं। तो अब इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको नहीं पता। हम इसको नए स्टेट पे ले गए जहां पे कुछ पैरामीटर्स हमके कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये पहले इनिशियल स्टेट था, अब ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, एक इनिशियल स्टेट था और एक फाइनल स्टेट है, ये समझ में आ रहा है? तो अब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया तो इस प्रोसेस में कुछ वेरिएबल्स होंगे ना जो चेंज होंगे, जो कि इस सिस्टम के प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हमें मदद करेंगे। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रहा है? जब एक सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा तो कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होंगे ना जो कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सिस्टम के प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है? So these variables are called state variables. तो हम लिखते हैं the progress of a system can be tracked by using certain variables called state variables. Can I scroll it down because I've used this page? गैस पैरामीटर्स नहीं और भी चीजें हैं श्रेयस, विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। गैस पैरामीटर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपन वही जानते हैं। अभी तुम लोग गैस स्टेट पढ़े हो तो गैस वाले ही जानते हो, इसलिए मैंने अभी वही लिखा है। ठीक है, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू वांट श्रेयस, इज दैट क्लियर?
रिटर्न एवरीवन, ये लिख लिया सबने? ये भी टर्मिनोलॉजी में ही है ना भाई, सब कुछ मैंने बोला ना बहुत बड़ी फैमिली है। प्रोग्रेस का मतलब सिस्टम मूव कर रहा है। अच्छा जैसे मान लो गाड़ी, तुम सपोज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, ठीक है? तो बॉम्बे टू गोवा के बीच में कितना दूर पहुंचे, बॉम्बे से निकल गए लेकिन गोवा तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो कितना दूर पहुंचे उसको ट्रैक करने के लिए कुछ तो वेरिएबल्स होंगे ना तुम्हारे पास, जो कि ये बताएंगे कि तुम्हारी कैसी चल रही है रास्ता, हाउ इज योर लॉन्ग ड्राइव गोइंग ऑन, राइट? So those variables will be state variables. So likewise, if the system is expanding, or let's say the system is compressing, being compressed, so there will be certain variables which will undergo changes, right? कुछ तो कुछ परिवर्तन होगा, तो उन परिवर्तन, उन changes को we call state variable. Fine. Done everybody? Okay. Okay. अभी कुछ चीजें हैं, sign conventions, sign conventions for heat and work. Sign conventions for heat and work. देखो हीट के लिए पहले देखेंगे, फिर वर्क के लिए भी देख लेंगे। सिस्टम को हीट देने पे, सिस्टम को जब हीट इनपुट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सिस्टम को हीट इनपुट कर रहे हैं, दूसरे केस में सिस्टम हीट आउटपुट दे रहा है, ठीक है? वर्क डन हम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन। समझ में आ रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन कैसे हुआ एवरीडी? और वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। ये सारी चीजें चमक रही है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ एवरीडी? अरे कुछ तो बोलो। सिस्टम को हीट दिए तो हीट इनपुट है ना सिस्टम में, सिस्टम ने तुम्हें हीट दिया तो हीट आउटपुट है। तुमने सिस्टम पे काम किया, मतलब तुम मान लो तुम एक पिस्टन सिलेंडर, साइकिल में हवा भरे हो क्या एवरीडी? साइकिल के टायर में हवा भरे हो, तो वहां भी तो पिस्टन वाला सिस्टम होता है ना। तो अब देखो जैसे तुम कंप्रेस कर रहे हो तो यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, राइट? और यदि तुम एक्सपैंड, मतलब वो प्रेशर से बाहर आ रहा है तो वो तो एक्सपेंशन हुआ, ठीक है? इसको एक बार ड्रॉ कर लो। वह समझा रहा हूँ आयुष, पहले इसको ड्रॉ तो कर लो। डन एवरीबॉडी, सबने लिख लिया? देखो अब देखो कुछ कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन मतलब समझ रहे हो, साइन कन्वेंशन। इसमें कोई लॉजिक होगा क्या? कन्वेंशन जैसे कुछ लोगों का कन्वेंशन होता है कि वो राइट हैंड यूज करते हैं लिखने के लिए, तो वो उनकी पसंद है एक तरह से, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कन्वेंशन है। समझ में आ रहा है? तो कन्वेंशन का मतलब है कि जो पहले से चला आ रहा है, जो सब मानते हैं वो हम भी मानते हैं, राइट? देयर कुड बी एक्सेप्शंस, बट कन्वेंशन का मतलब है कि जो सबने कन्वे किया हम मान रहे हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है, कुछ कन्वेंशंस बनाए हुए हैं कि ऐसे चलना है, ठीक है? तो वो साइन कन्वेंशन हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है? उसको एक तरह से बता सकते हो, ऐसी चीज जो सब मान रहे हैं वो हमें भी मानना हो। तो वैसे ही साइन के कन्वेंशंस हैं कुछ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है?
तो सबसे पहला कन्वेंशन ये है कि हीट गिवन टू द सिस्टम को हम बोलते हैं पॉजिटिव। मतलब ऐसा मान के चलो कि तुम सराउंडिंग में एक ऑब्जर्वर बैठे हो, ठीक है, सराउंडिंग में एक ऑब्जर्वर बैठे हो, तो हीट सिस्टम को दोगे तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ? हीट सिस्टम को दोगे तो वो पॉजिटिव होगा। ये सिस्टम है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव। एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम ये होगा नेगेटिव। देखो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है पता है? हाथ में एक आइस क्यूब रखो, प्लेस एन आइस क्यूब ऑन योर पाम, क्या होगा बताओ? प्लेस एन आइस क्यूब ऑन योर पाम, व्हाट विल हैपन? आइस मेल्ट कर जाएगा। तो अब तुमने अपने हाथ पे आइस रखा और आइस मेल्ट हो गया, तो बताओ क्या हुआ? हुआ क्या प्रोसेस में? हाथ से हीट आइस में चली गई या से बर्फ से ठंड पड़ गई हाथ पे? क्या हो रहा है? कौन सी चीज हो रही है? हाथ से हीट आइस में गई या फिर बर्फ से ठंड पड़ गई हाथ में? हीट गई, राइट? तो हाथ से ऑब्वियसली हीट गई। तो तुमने क्या किया? हीट ट्रांसफर करके हीट इनपुट किया ना सिस्टम को, आइस क्यूब को, जिसके कारण वो मेल्ट हो गया, राइट? तो इस प्रोसेस में तुम्हें ठंडा, तुम्हारा पाम ठंडा हो जाएगा इस प्रोसेस में, राइट? तुम्हारा हाथ ठंडा होगा ना, तो इसको तुम पॉजिटिव हीट ट्रांसफर बोलोगे, राइट? ठीक है, तो अब ये याद रहेगा। अब एक काम करते हैं, तुम्हारे पाम पे एक गर्मा गर्म लोहा रख देते हैं, तो उससे क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा? तुम्हारा हाथ पिघल जाएगा, तो हाथ जल जाएगा, तो राइट? तो हीट सिस्टम में तुम्हें अब हीट इनपुट मिल रहा है, तब इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव हीट ट्रांसफर। एवरीडी, हाउ वुड यू कॉल, व्हाट वुड यू कॉल इट? पॉजिटिव हीट ट्रांसफर, राइट? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो। पॉजिटिव हीट ट्रांसफर बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे इसको? नेगेटिव बोलोगे ना? तो अब ऐसे ही सिस्टम है, सिस्टम को हम हीट दें तो पॉजिटिव, सिस्टम हमें हीट दे तो नेगेटिव, याद रहेगा ना? सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो ठीक है, सिस्टम हमें हीट दे तो हमको ये बात पसंद नहीं है, ठीक है ना? याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन की। अब एक बात बताओ, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? एवरीबॉडी, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुमने सिस्टम को कंप्रेस कर दिया, तो ये इसको तुम पॉजिटिव बोलोगे ना? तुमने पिस्टन को नीचे भेज दिया, इसको तुम पॉजिटिव बोलोगे, ठीक है? ओके, कंप्रेशन में पॉजिटिव। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने तुम्हें काम किया, तुम, तो ये क्या होगा? नेगेटिव, यानी एक्सपेंशन। जैसे मान लो एक बच्चे को यहाँ पे बिठा दो पिस्टन पे, तो क्या हो रहा है? पिस्टन नीचे जा रहा है, ठीक है? तो एवरीबॉडी, तुम यू आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट, तो तुम यहाँ बैठ गए एक्चुअली, तो अभी पिस्टन नीचे जा रहा है, तो इस वर्क को तुम पॉजिटिव समझोगे या नेगेटिव? एवरीबॉडी, तुम इसको कंप्रेस करना चाहते थे, यहाँ पर बैठ गए फाइनली, तो अब ये नीचे जा रहा है, इट इज बीइंग कंप्रेस, तो इसको पॉजिटिव। अब मान लो तुम यहाँ पर बैठ गए इसको कंप्रेस करने के लिए, और ये तुमको लॉन्च कर दिया स्पेस में, एक्सपैंड कर गया, एंड इट लॉन्च्ड यू इनटू स्पेस, तो इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव ना? तो ऐसे याद रह सकता है हम लोगों को। तो अब देखो, ये कन्वेंशंस ना फिजिक्स में अलग हैं और केमिस्ट्री के अलग हैं, ठीक है? तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कन्वेंशंस अलग हैं। क्यों अलग? अलग अलग सिस्टम के हिसाब से चलता है ना, वहाँ कन्वेंशन अलग होता है। वहाँ गाड़ी में एक्सपैंड कर रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अरे कन्वेंशन पुल करके तुम एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन ऐसा करते नहीं है यहाँ पे। कन्वेंशन समझ रहे हो ना? कन्वेंशन तो कन्वे करने की बात है, मानने वाली बात है। ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, ठीक है? कन्वेंशन याद रखने हैं, और क्या।
और मैंने याद कैसे करना वो समझा भी दिया, हाथ में बर्फ रख के बताया तुम्हें, फिर तुम्हें बिठाया और एक बार तो लॉन्च भी कर दिया स्पेस में। तो 2-3 कहानियां बताई ना, शब्द चित्र बनाया ताकि तुम याद रख सको। शब्द चित्र समझते हो? कहानी सुनाना। ओके, डन एवरीवन? Written? Everybody written? Okay, fine. See, अभी there is one more term which is called internal energy. नाम सुना है ये? Internal energy, जिसको लिखते हैं U या फिर E। देखो गैस के पास अपने कोई, देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? It is defined as the sum total of all forms of energy which can exist in a system। मतलब समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, उन सबका इट इज समेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जितने भी तरह के एनर्जी हो सकते हैं सिस्टम में, सबको ऐड करो, तो जो टोटल एनर्जी बनेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इज दैट क्लियर? It is the sum total of all the various forms of energy which can exist in the system. So if you add all the forms, then the energy you get is called internal energy। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक के पास क्या क्या एनर्जी हो सकता है? ब्लॉक कुड बी मूविंग, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ब्लॉक गर्म हो सकता है, उसकी थर्मल एनर्जी हो सकती है। ब्लॉक हो सकता है कंप्रेस्ड हो, ठीक है, रबर जैसा, उसकी उसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो जितने उस हो सकता है ब्लॉक मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो उसकी वजह से भी एनर्जी हो सकती है। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक सिस्टम के अंदर हो सकता है, यदि हम सबको ऐड करते हैं तो जो एनर्जी बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई। ये लिख लीजिए। डन? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम क्या सॉलिड लिक्विड के लिए बात करने वाले हैं? तुम्हें लगता है इस चैप्टर में हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे? एक्चुअली में हम सॉलिड और लिक्विड की बात तो करेंगे नहीं। हमने अभी 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 गैसेस स्टेट पढ़ा है, और हमने गैसेस स्टेट इसलिए पढ़ा है ताकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकें, राइट? ओके, तो यहाँ पर हम लोग गैस की बात करने वाले हैं। आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो गैसेस की बात यदि अपन करते हैं, तो गैसेस के लिए एनर्जी जो होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो गैसेस के लिए यदि हम टोटल एनर्जी देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी होता है ना, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? गैस के लिए जो ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? गैस के लिए जो एक ही होती है ना एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था 3/2 nRT फॉर मोनो एटॉमिक गैस। कोई दिक्कत है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के? तो इसको लिख लीजिए।
डन। ओके। अच्छा, एक चीज याद आ रही है, हमने बोली थी एक टॉपिक था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। केटीजी के अंदर हमने इसकी बात करी थी चालू, बट इसको आगे नहीं बढ़ाया था। भावेश क्या पूछ रहे हो, हीट क्यों नहीं? गैस के पास एनर्जी जो होता है वो हीट तो तुम उसको दोगे ना। गैस के पास जो एनर्जी है वो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना। हीट दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, वर्क वो करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है। बट हीट, अरे तुम किसी चीज को गर्म करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी तो एक्वायर करता है ना भाई। ये बात तो समझने वाली बात है। सो एनर्जी which it has is basically kinetic energy. तो याद करो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सारे टर्म्स ही चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म में एक टर्म हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी, द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among all the degrees of freedom. अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बताया मैंने। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या होता है? आजादी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेज थ्रू विच a gas molecule can exchange energy through collisions. ये समझ में आ रहा है? पहले लिख लो इसको, समझ में थोड़ा सा आएगा, तुम्हें लेट लगेगा। राइट इट डाउन। Everyday written. Okay, right on. ओके, अब देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं क्या होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मोनोएटॉमिक की, तो वो तीन डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स, लेट्स से वाई, और ये जेड। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन हुई। ये समझ में आया? बिकॉज ये तीन तरह से एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, तीन डायरेक्शन में इसका मूवमेंट अलाउड है। एक सेकंड लिखना है अभी रजत, राइट डाउन देन। डन। ओके, सी बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे अपने पास एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है,
तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए अपने पास 3 डायरेक्शंस मिल रहे हैं, लीनियर है, तीनों लीनियर हैं। कौन से? एक्स, वाई और जेड। तो ये इन 3 डायरेक्शंस में मूव करने के लिए फ्री है। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए एवरीबॉडी? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3 हुए। ठीक है। और तीनों लीनियर हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल समझते हो ना? मतलब स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाई एटॉमिक आइडियल गैस की। सी डाई एटॉमिक आइडियल गैस के केस में, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 एटम्स हैं, बॉन्डेड हैं ये। तो अब ये क्या हो सकता है बताओ? ये पूरा सिस्टम को ट्रांसलेशनल, ये ऊपर लिख लिया था क्या? ठीक है। तो अब जो डाई एटॉमिक गैस है, लेट्स से डाई एटॉमिक गैस है आइडियल गैस, उसमें अपना कुछ इस तरह का सिस्टम है। तुम ऐसा मान लो ये तो एक डंडा बन गया। ठीक है एवरीबॉडी, डंडा समझ रहे हो ना? या फिर यू कैन कंसीडर योर पेन एज वेल। तो अब इस डंडे को कितने तरह से घुमा सकते हो बताओ? हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट हैज? ये डंडा इस डायरेक्शन में लेके जाओ, एक्स डायरेक्शन में, तो हम एक तो एक्स पकड़ सकते हैं, वाई पकड़ सकते हैं और जेड। ये 3 डायरेक्शन में डंडा लीनियरली मूव तो करा सकते हैं ना? तो ट्रांसलेशनल तो इसके अभी भी 3 है। कितने? एक्स, वाई, जेड। अच्छा, ये डंडा घूम नहीं सकता क्या? ये रोटेट भी तो कर सकता है। जैसे तलवार मान लो, तलवार से मुंडी काटते हैं तो क्या घुमाते ही है ना? राइट। तो अब ऐसा मान के चलो, जैसे एक तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग घुमाओगे तो तुम्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा। या फिर ए और बी पॉइंट लोगे तो ए को बी के अबाउट घुमा दो और बी को ए के अबाउट। नहीं नहीं, कोई दो ही तरह के मूवमेंट होंगे, नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ाते हैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग। ठीक है, तो रोटेशनल 2 है। फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास के अलोंग बताते हैं, तो फिजिक्स में तुमको 2 बताएंगे सेंटर ऑफ मास के अलोंग, क्योंकि जब रोटेशन पढ़ोगे ना फिजिक्स में तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से बताते हैं। तो उसमें तुमको 2 ही बताएंगे, कोई एक रेफरेंस ही पकड़ेंगे, दोनों थोड़ी पकड़ेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट जब घूमता है तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही घूमता है। तुम एक पेन को फेंक दो ऊपर हवा में घुमाते हुए, देखो कैसे घूमता है। यू कैन ट्राई इट। एक पेन को फेंको ऊपर घुमाते हुए, देखो कैसे घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास के अलाउंग घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास मतलब बीच के अलाउंग घूम रहा है ना? करके देखा सबने? या नहीं किया? सेंटर ऑफ मास के अलाउंग घूम रहा है, तो आप ऐसे भी घुमा सकते हो, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशनल 2 हो जाएंगे तुम्हारे। और यदि तुम एक जगह पे फिक्स कर देते हो तो ए को फिक्स करके बी घुमा सकते हो, बी को फिक्स करके ए घुमा सकते हो। तो यहाँ पे यदि फिक्स कर देते हो तो ए अबाउट बी आएगा और बी अबाउट ए आएगा। यदि तुम इसको फिक्स करते हो तो क्या आएगा फिक्स करने पे? ए अबाउट बी आएगा या फिर बी अबाउट ए आएगा। मतलब बी को फिक्स करो और ए को घुमाओ। और यदि फिक्स नहीं रखते हो तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमेगा। तो रोटेशनल 2 मिल गए। तो अपने डंडे की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए? 5 ना? तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 5। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होता है, हाँ, टोटल जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, जितने भी तरह से तुम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, उसके वो होते हैं उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसका डायटोमिक आइडियल गैस का एग्जांपल देख लो, N2CO F2, बहुत सारे हैं। इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5 है ना? रोटेशनल नहीं समझे? रोटेट नहीं कर सकता है क्या? अरे एक पेन है, तुम एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तुम्हारे पास एक पेन है और रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंटर ऑफ मास के अलाउंग। तो 5 आया ना फिर तो टोटल। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2। नहीं चमक रहा है इसमें? तुम खुद सोचो, एक डंडा लो या फिर तुम्हारे पास एक पेन तो होगा, यू मस्ट बी राइटिंग। सोचो उस पेन को कितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी तुम ट्रांसफर कर सकते हो।
You have your pen, right? अच्छा, can you see me in the video? दिख रहा है मेरा? I have opened my cam. This is my pen. Can you see this? तो अब ये कितने डायरेक्शन जा सकता है? X जा सकता है, मैं इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जा सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, राइट? तो ये 3 डायरेक्शन तो लीनियर हो गया ना, इस पेन को मैं ऐसे ले जा सकता हूँ। तो अब ये घुमा रहा हूँ, दिख रहा है तुम्हें? ऐसे घुमा रहा हूँ, तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। 2 मोशन नहीं दिख रहे तुम्हें? एक ऐसे घुमा, एक ऐसे घुमा, 5 मूवमेंट तो है ना इसके। दूसरा तरीका एक फिक्स कर दूं मैं इसको, तो ये ऐसे घूमेगा, दूसरा इसको फिक्स करूँ तो ऐसे घूमेगा। बट फिक्स करूंगा तो अलग मूवमेंट होगा, फिक्स नहीं करूंगा तो अलग मूवमेंट होगा। तो 2 रोटेशनल मिल रहे हैं मुझे और 3 ट्रांसलेशनल मिल रहे हैं, टोटल 5 हो गए। अभी भी नहीं समझ में आया? CW और ACW को अलग मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? सेंटर ऑफ मास। अनम्यूट कर दें तुम्हें? बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो, अनम्यूट किया है। श्रेयस, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? आप बोल सकते हो, यू हैव बीन अनम्यूटेड। हाँ सर, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेंगे क्या? देखो, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे तुम यदि फ्री मूवमेंट करोगे गैस मॉलिक्यूल का, तो फ्री मूवमेंट तो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ही होगा ना। हाँ तो अब ऐसा हो सकता है क्या कि फ्री भी हो और एक पॉइंट पे बंधा हुआ हो? ऐसा दोनों तो नहीं हो सकता ना, हाँ हाँ हाँ। कोई एक ही केस होगा। और ज्यादातर केस में वो फ्री ही मूव करता है, गैस मॉलिक्यूल को तो बांध के रखता है नहीं। सर तो ये फिक्स्ड एक्सिस तो ऐसे कहीं भी ले सकते हैं ना? हाँ, फिक्स एक्सिस तुम ऐसे भी ले सकते हो, तो कैसे भी करते हो मतलब कंसीडर करोगे तो गैस मॉलिक्यूल का तो फ्री मूवमेंट ही होना चाहिए ना। हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, कितने हुए? नहीं सर, तो हमने जो ये लिया है ए फिक्स्ड, ए अबाउट बी और बी अबाउट ए, वो नहीं वो होगा, एक लिया। वो नॉर्मली नहीं होता। मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि डंडे के लिए तुम कैसे कर सकते हो, डंडे को तो फिक्स कर सकते हो ना एक पॉइंट पे, हाँ बट गैस मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होता ना। हाँ। तो इसलिए मैंने दोनों तरह से बता दिया तुम्हें कि हर तो तरह जो से। रोटेशनल दो लिखे हैं आपने, वो क्लॉकवाइज एक है और एंटी क्लॉकवाइज एक है। हाँ, हाँ, तो वही पूछ रहा था। ठीक। ठीक है एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? डंडा वाइब्रेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट डंडा वाइब्रेट बहुत हाई टेम्परेचर पे करेगा प्रथमेश। इज दैट क्लियर? डंडा वाइब्रेट बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे करेगा, और वो हम लोग कंसीडर नहीं करते नॉर्मली। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी डू नॉट कंसीडर दैट बिकॉज दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है प्रथमेश, डंडा वाइब्रेट कर सकता है, बट वो डंडा तब वाइब्रेट करेगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, और नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम्हारा डंडा वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट कब होता है? जब वो बॉन्ड टूटने लग जाए। समझ में आ रहा है? तो तुमको लगता है कि हम गैस मॉलिक्यूल के उसके बॉन्ड डिसोसिएशन के टेम्परेचर के आसपास पढ़ेंगे? जरा खुद सोचो, तुम उस डंडे का इस्तेमाल किसी को पीटने के लिए करोगे उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे डंडा टूट सकता है? ऑब्वियसली नहीं करोगे ना। ठीक है, वाइब्रेशनल वैसे नहीं है इम्पोर्टेंट। तो ये लिख लिया सबने? किसी को डाउट है बताओ, मतलब आई होप आपको समझ में आया कि 5 कैसे बोल रहे हैं। Okay, now let us talk about polyatomic linear. Polyatomic linear.
पॉलीएटॉमिक लीनियर मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है C3O2, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? या फिर CO2 एवरीडी, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? इसके भी 5 ही होंगे ना। अब देखो पहले जैसे छोटा डंडा था, अब तुम्हारे पास एक बड़ा डंडा है, ठीक है, तुमने डंडे की साइज बड़ी कर दी, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएंगे क्या? ये भी तो 5 तरह से ही घूमेगा ना। ये समझ में आ रहा है? जितने तरह से छोटा डंडा घूम सकता था, बड़ा डंडा भी उतनी तरह से घूमेगा। बड़ा डंडा ज्यादा तरह से घूम सकता है, ऐसा तो नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 5 हो गए। 3 हो गए ट्रांसलेशनल और 2 हो गए रोटेशनल, राइट। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-k, ठीक है। n क्या है? एटॉमिसिटी, बट ये हर जगह लगता नहीं है इसलिए, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एटॉमिसिटी, k क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे मान लो ये फॉर्मूला यूज करते हैं कई जगह पे 3n-k के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये लिख लिया है तुमने? n इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब बता रहा हूँ मैं, जैसे मोनो एटॉमिक के लिए n1 होगा। ठीक है सिद्धेश, देखते हैं n इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। जैसे मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, ठीक है सिद्धेश, नो इशू। मोनो एटॉमिक आइडल गैस की बात करते हैं, तो मोनो एटॉमिक आइडल गैस के लिए n1 होता है और बॉन्ड 0 होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला से देखो कितना आएगा? 3 आएगा ना। मतलब देखो ये एक जुगाड़ है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता, तुमको देखना ही पड़ेगा, बेस्ट तरीका वही है। ये जुगाड़ है, मैं बोल रहा हूँ, कोई शॉर्टकट रामबाण नहीं है कि हर बार लगेगा ही, ठीक है। अब देखो मान लो n इज इक्वल टू 2 है, तो डाई एटॉमिक हो गया तुम्हारे लिए। तो डाई एटॉमिक में एक बॉन्ड होगा ना, जैसे देखो N2 में एक, जैसे मान लो H2 है तो एक बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड N2 में भी इनके बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे n क्या आएगा? 3 इंटू 2 माइनस 1, 5 आ जाएगा। तो अब मतलब एक जुगाड़ है, लग रहा है ना हर बार। अब इसको 3 बॉन्ड नहीं पकड़ना है तुमको, इसको एक ही बॉन्ड पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि पता है ना बॉन्ड वो एक ही बॉन्ड पेयर माना जाता है ना, 3 बॉन्ड भी है तो भी मल्टीपल बॉन्ड इज आल्सो वन बॉन्ड पेयर। राइट इट डाउन। सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज सिंगल पेयर। हाँ उसमें नहीं लगेगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह नहीं लगता। CO2 में नहीं लगेगा, C3O2 में भी नहीं लगेगा।
Written everyone? Everybody written? अरे कुछ तो बोलो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर की। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर या साइक्लिक कुछ भी बोलो, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, ए बी सी, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? देखो 3 इंटू 3 माइनस 3, 6 आने चाहिए ना फॉर्मूले के हिसाब से। एवरीडी, फॉर्मूले के हिसाब से तो 6 आने चाहिए। अब इसको देखो क्या है, इसके ट्रांसलेशनल 3 है, पूरा सिस्टम को उठा के तुम ले ही जा सकते हो ना। एवरीडी, पूरा सिस्टम को उठा के तुम 3 डायरेक्शन में ले ही जा सकते हो, एक्स वाई जेड। पूरा सिस्टम को उठा के एक तरफ एक्स में ले जाओ, वाई में ले जाओ, जेड में ले जाओ। रोटेशनल कितने होंगे एवरीडी? रोटेशनल क्या होंगे? 3 हो सकते हैं, जरा सोचो। ए अबाउट बी सी, ए अबाउट बी सी, बी सी को फिक्स रखो, ठीक है, बी सी को फिक्स रखो, मतलब फिक्स, और ए को घुमाओ, पॉसिबल है ना। दूसरा क्या हो सकता है, बी अबाउट ए सी, ए सी को फिक्स रखो और बी को घुमाओ। तीसरा क्या हो सकता है, सी अबाउट ए बी, ए बी को फिक्स रखो और सी को घुमाओ। और भी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से तुम बना सकते हो 3 मोशन, बट वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है। बट बेसिकली 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल मिल रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसलेशनल में हमेशा 3 ही होंगे। हाँ, ये फॉर्मूला सीओ में क्यों नहीं लगता है भाई? फॉर्मूला जुगाड़ है, हर जगह थोड़ी लगेगा, मैं तो बोल ही दिया ना। बेस्ट तरीका यही है, आप ढूंढिए कितने होते हैं। इज दैट क्लियर श्रेयस? ओके, सो अभी एक बार रिवाइज कर लें। अच्छा हाँ, अब ये बताओ O3 का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? O3, लेट अस टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल। हैव यू रिटन दिस एवरीबॉडी? ये आपने लिख लिया है? ओके, तो अब लेट अस नाउ टॉक अबाउट O3। जैसे ओजोन जो होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनता है। तो एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ इस तरह का रहता है। तो तुम्हें नहीं लगता ये भी एक तरह से फिक्स्ड है, ये थोड़ी ऐसा घूमेगा? तो इसके भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होंगे। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये मूव करेगा, ये तो फिक्स्ड है ना एंगल, तो इसके भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होंगे। ऑल्दो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, बट ये इसी तरह से रहता है। तो और उसी तरह से देखो SO2 है, तो SO2 का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होगा, ठीक है। H2O वेपर की बात करें तो उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 ही होगा। ये बात सबको चमक रही है? ओके, तो राइट इट डाउन। बीच में बॉन्ड नहीं है ऑब्वियसली, बट तुम क्या 3n माइनस के फॉर्मूला मत लगाओ। मैं तो बोल रहा हूँ 3n माइनस के फॉर्मूला जुगाड़ है, उसको दिल पे मत लो। वो नहीं लगता हर जगह पे।
डन एवरीवन? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में हमेशा 6 ही होते हैं। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का केस ही मैंने लिखा है, यू कैन सी दिस, आई हैव रिटन पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में हमेशा 6 और पॉलीएटॉमिक लीनियर में हमेशा 5। ठीक है, आई हैव रिटन अ जनरल केस पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर में हमेशा 5 और केस क्या आते ही नहीं अपने पास, थर्मोडायनामिक्स में इतने ही केसेस आते हैं। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आपके दिमाग में सेट हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एवरीबॉडी? ये बात सबके दिमाग में सेट हो गई कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो अब याद करो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पढ़ा था हमने। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली ये बताता है कि कितने तरीके से गैस मॉलिक्यूल एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है कोलिजन्स के थ्रू, राइट? और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि थ्योरी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग मानते हैं कि एनर्जी जो है वो सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से बराबर ही होता है। तो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? हाँ, 4 एटम्स वाले में 6 होंगे। एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा? 6 ही होंगे भावेश, ठीक है? एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? देखो, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी आता है 1/2 kT। ये समझ में आ रहा है? 3/2 kT था ना आइडियल गैस के लिए 3 डायरेक्शंस में। तो एक और तीनों में बराबर था, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या आया? हाफ kT आया। ये समझ में आ रहा है? एनर्जी अक्रॉस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या आएगा? ये आ जाएगा F/K2 kT पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि हीलियम की एनर्जी जो होगी पर ये 3/2 kT होगी पर मॉलिक्यूल। यदि तुम H2 की बात करो तो H2 की क्या आएगी? 5/2 kT आएगी। ठीक है, H2O2 जो भी है। O3 की क्या आएगी? 3 kT आएगी, 6/2 kT। तो समझ में आ रहा है? तो एट सेम टेम्परेचर ऐसा लिखें, यदि टेम्परेचर सेम है तो एट सेम टेम्परेचर तुम यदि देखोगे तो इंटरनल एनर्जी का जो ट्रेंड है वो O3 के लिए ज्यादा है H2 के लिए, और इस तरह से। समझ में आ रहा है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का सेम टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? श्रेयस, तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? तुम्हें ये समझ में आया कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अक्रॉस हाफ kT एनर्जी दी जाती है? श्रेयस, वो वाली बात समझ में आई? F/2 कैसे? अरे 1/2 kT मल्टीप्लाइड बाई F इज F/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हाफ kT, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5 इंटू हाफ kT। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम में F इंटू हाफ kT। इज दैट क्लियर? अरे जैसे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिकली होते तो 3/2 kT होता है, 5 होते तो 5/2 kT होता, 7 होते तो एक में 1/2 kT कैसे आया? अरे ये तो हमने kTg में ही डिराइव किया था ना 3/2 kT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kT आ रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 kT आएगा ना। अरे kTg में डिराइव किया था ना 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे XYZ 3/2 kT। तो एक में 1/2 kT आया। हाँ, तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 kT आया था, और हब सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर होता है, तो एक में तो 1/2 kT आया ना। तो मोनोएटॉमिक के लिए, अरे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर काइनेटिक एनर्जी दो। तो एक का हम निकाले तो बाकी सबका वही होगा ना। क्या अभी भी नहीं क्लियर है? एक का 1/2 kT है और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है सबको बराबर दो, तो बाकी का भी 1/2 kT होगा। अभी भी क्लियर नहीं है? एनर्जी इज ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अरे खुद सोचो, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है वो ज्यादा तरह से कोलाइड कर सकता है। 1/2 kT कहां से आया? अरे भैया हमने ट्राई मोनोएटॉमिक के लिए पढ़ा था, 3 डायरेक्शंस में 3/2 kT आता है, तो एक डायरेक्शन में 1/2 kT आएगा, तो टोटल f डायरेक्शन है तो f/2 kT आएगा, इतना ही तो है। हाँ तो उसको सिर्फ मोनोएटॉमिक के लिए लिख रहे हैं, वो सिर्फ मोनोएटॉमिक के लिए ही वैलिड है ना 3/2 nRT। इज इट क्लियर नाउ? फिर से समझा दूं, 3 डायरेक्शंस में 3/2 kT था, एक डायरेक्शन में 1/2 kT है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? सारे डायरेक्शंस में बराबर रखो, तो यदि अपने पास f डायरेक्शन है तो f/2 kT हुआ ना। थ्री बाई टू के टी इंटू एफ, अरे वो तो 3/2 kT इंटू एफ कैसे कर सकते हो सलोनी? पॉसिबल ही नहीं है। 1/2 kT, 3/2 kT तो ट्रांसलेशनल टोटल हो गया, उसको तुम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ? 3/2 kT डिवाइडेड बाई, वो मोनो एटॉमिक के लिए है ना, तुम्हें टोटल एनर्जी को डायरेक्शन से, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना होगा, तो 3/2 kT डिवाइडेड बाई 3 इज 1/2 kT, वही तो अपन कर रहे हैं। तो एक डिग्री ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 kT है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगा? 1/2 kT। और वो सिर्फ मोनो एटॉमिक के लिए, यू कैन नॉट जनरलाइज इट। मोनो एटॉमिक के केस में हमने निकाला है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1/2 kT, तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 10/2 kT होगा, f डिग्री ऑफ फ्रीडम में f/2 kT होगा। दैट इज हाउ इट इज। डन एवरीवन, राइट इट डाउन देन। और किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी, और किसी को डाउट है या सबको क्लियर हो गया? सिद्धेश बोल रहा है आज रिवाइज कर लेते हैं, ये परिवार बहुत बड़ा है। तो कैसी लग रही है ये कहानी? परिवार वैसे बड़ा है, बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को समझने में, बड़ी फैमिली है ना इनकी। तो ठीक है, अभी रिवाइज कर लें या आगे बढ़े? वैसे ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेसिकली लेट अस, ठीक है रिवाइज कर रहे हैं, डोंट वरी। कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी याद करो, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि थर्मोडायनेमिक्स एक कोर एरिया है जहाँ पे हम लोग करते क्या है, हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन करते हैं, राइट? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वर्क में, और ज्यादातर केसेस में मैकेनिकल वर्क होता है, जैसे गाड़ी में इंजन में क्या होता है, फ्यूल जलेगा गाड़ी आगे बढ़ेगी, राइट? तो हीट इनटू वर्क का इंटर कन्वर्जन, आई होप इट्स क्लियर, राइट? अरे हाँ या नहीं तो बोलो। थर्मोडायनेमिक्स में करते क्या है, हीट और वर्क का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या है? थर्मोडायनेमिक्स बाबा क्या बताते थे याद करो? थर्मोडायनेमिक्स बाबा क्या बताते थे? ये बताते थे कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स बाबा ये बताते हैं कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस टेम्परेचर पे होगा। बट क्या ये बताते कब होगा? ये नहीं बताते कब होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स बाबा टाइम की बात तो करते ही नहीं, सिर्फ टेम्परेचर वगैरह की बात करता है, यानी रिएक्शन होगा या नहीं होगा यही सब बात करता है। ठीक है, टाइम वगैरह की बात नहीं करता। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें ये पता ना सिस्टम क्या होता है? एवरीबॉडी, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है ये तो याद होगा। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री तो याद है ना? सिस्टम जहां तुम देख रहे हो, सराउंडिंग जहां तुम नहीं देख रहे हो, दोनों को मिला दो तो यूनिवर्स है तुम्हारा। बाउंड्री कैसे पता चलेगा? सिस्टम खत्म हो रहा है, सराउंडिंग चालू हो रहा है, तो बीच में जो रियल या फिर इमेजिनरी वॉल है उसको अपन बाउंड्री बोल देते हैं।
ठीक है। सिस्टम कितने तरह का होता है बताओ एवरीबॉडी, सिस्टम कितने तरह का होता है? ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन मास एनर्जी दोनों एक्सचेंज करेगा, मास भी हीट भी। क्लोज में मास एक्सचेंज नहीं करेगा, सिर्फ हीट एक्सचेंज करेगा। और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं करेगा। आइसोलेटेड मतलब दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं, है ना। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर गैस भरा हुआ हो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। अब गैस ही क्यों लेते हैं ये बताओ, सॉलिड लिक्विड क्यों नहीं लेते? गैस से हमें इतना प्यार क्यों है? व्हाई डू वी लाइक गैस सो मच? अरे कुछ तो बताओ। बिकॉज गैस को हीट दोगे ना तो ये काम करता है, एक्सपैंड करता है। गैस को देखो, गैस को हीट दोगे तो ये फूलता है, एक्सपैंड करता है, राइट। एंड काम कर सकता है ये। तो अब गैस इसलिए चूज करता है। सॉलिड लिक्विड वो क्या है कि सॉलिड लिक्विड जैसे ऐसा होता है ना, तारीफ भी हम उसकी करते हैं जो तारीफ सुनने के बाद एकदम फूल जाए, समझ में आ रहा है? वैसे ही अपना गैस है, हीट दो तो एक्सपैंड करने लगता है, उछलने लग जाता है। सॉलिड लिक्विड को कितना भी हीट दो कुछ नहीं करेंगे, एक्सपैंड कॉन्टैक्ट तो अपने किसी काम के नहीं है। तारीफ भी हम उनकी ही करते हैं ना जो थोड़ा रिएक्ट करे, राइट। लाइकवाइज वैसे ही गैस है। तो गैस क्या करता है, हीट देने पे एक्सपैंड करता है, तो गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली गैस वाली चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, गैस वाली चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वही चल भी रहा है अभी, है ना। उसके बाद स्टेट वेरिएबल्स बताओ क्या होता है स्टेट वेरिएबल्स एवरीबॉडी। स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट, याद है बॉम्बे टू गोवा जा रहे थे अपन, तो जब बॉम्बे टू गोवा जा रहे थे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम बॉम्बे से निकले? कुछ वेरिएबल्स होंगे ना जो चेंज होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना दूर पहुंचे, क्या प्रोग्रेस है हमारा। So those variables are called state variables which represent changes taking place along the state, right? अब इसमें कुछ चीजें हमने पढ़ी लाइक हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन। हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होता है बताओ? हीट गिवन टू द सिस्टम, तुमने आइस क्यूब पिघलाया था ना, हाथ में बर्फ रख दिया था मैंने, तो पॉजिटिव था। फिर हाथ में गर्म लोहा रख दिया था तो क्या हुआ था? नेगेटिव। तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और मान लो कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? जैसे तुमको बिठा दिया तो कंप्रेस कर रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव। सिस्टम ने तुम्हें ऊपर फेंक दिया, लॉन्च कर दिया रॉकेट की तरह स्पेस में, तो नेगेटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। उसके आगे आगे हम इंटरनल एनर्जी पे, इंटरनल एनर्जी भी खत्म नहीं हुआ है, चलेगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बताओ एवरीबॉडी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन एग्जिस्ट इन अ सिस्टम। सिस्टम में जितनी भी एनर्जीज हो सकती हैं सबको यदि हम जोड़ देते हैं, इफ यू ऐड एवरीथिंग, देन द एनर्जी वी गेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। गैस के लिए क्या है? अब गैस की बात फिर हम लोग आगे गैस पे, गैस तो हमारा हमको बहुत, वी लव गैस, राइट। So basically we are concerned about gases, and for gases what is the only form of energy? गैस के पास जो अपना एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है मोनोएटॉमिकली। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने तरह से टक्कर मार के एनर्जी जनरेट कर ले, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी देने हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? F/2 kT। इज दैट क्लियर? तो अब जैसे मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? मोनोएटॉमिक जैसे हीलियम टाइप का गैस हो गया, कितना है? 3 ना। और तुम्हारे पास कुछ O2 H2 F2 टाइप का हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5। और O3 H2S H2O इस तरह का रहे तो 6। तो सेम टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी गैस की अलग अलग होती है ना, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, राइट। तो सेम टेम्परेचर पे जैसे अपने पास 3 एग्जांपल रखे हुए हैं, O3 H2 और He, किसकी सबसे ज्यादा होगी इंटरनल एनर्जी? O3 और सबसे कम He, फाइन। तो आज की क्लास में और कोई डाउट है जो पूछना चाहते हो? फाइन, तो अभी कोई डाउट, अभी कुछ होमवर्क तो नहीं बन पाएगा, देख लेते हैं इफ आई कैन गिव यू सम होमवर्क्स, बिकॉज़ अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हमने कुछ खास किया नहीं है क्योंकि टर्म्स शुरू में बहुत सारे हैं। रहने दो, अभी कुछ नहीं है,
ठीक है, आज no homework. Yeah, I will put the video on YouTube. Fine. Goodbye. We'll meet in the next class.